नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जहाँ हुआ था 26/11 का अटैक, वहीं यूएनएससी की मीटिंग। भारत ने पाकिस्तानी आतंकी का ऑडियो प्ले किया। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान का आतंकी समर्थक चेहरा बेनकाब किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बैठक में भारत ने दुनिया के सामने मुंबई में हुए 26/11 हमले में पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर का ऑडियो प्ले किया, जिसमें वह फोन पर आतंकवादियों से कह रहा है कि जहां भी मूवमेंट दिखे, जहां भी लोग हों, वहां फायर ठोको। दोस्तों, यूएनएससी की बैठक मुंबई के ताज होटल में हो रही है, जहां 26/11 का हमला हुआ था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी में प्ले किए गए इस ऑडियो क्लिप में आतंकी साजिद मीर फोन पर चाबड़ हाउस में मौजूद आतंकवादियों को कह रहा है, बंदा कोई छत पर चल रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, उस पर फायर ठोको, उसे नहीं पता है वहां क्या हो रहा है। साजिद मीर को जवाब देते हुए फोन पर दूसरा आतंकी ऐसा ही करने का भरोसा देता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत की तारीफ करते हुए इमरान खान ने दी आईएसआई चीफ को धमकी, बोले मेरा मुंह मत खोलो। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि मैं एक आजाद मुल्क देखना चाहता हूं। ऐसा न हो कि हिंदुस्तान तो रूस से तेल ले सकता है लेकिन गुलाम पाकिस्तान नहीं। उन्होंने कहा कि डीजी आईएसआई, अपने कान खोलो और सुनो, मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मैं केवल इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बेहतरी के लिए रचनात्मक आलोचना करता हूं, अन्यथा मैं बहुत कुछ कह सकता था। इमरान खान ने शुक्रवार को लाहौर के लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद तक हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज मैं अपने 26 साल के राजनीतिक संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू कर रहा हूं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान हर कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन चोरों को स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले भारत की स्टील इंडस्ट्री अब दुनिया की सबसे बड़ी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के हजीरा में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से असलेर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया की विस्तार परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने वहां की जनता को बधाई देते हुए कहा कि इस स्टील प्लांट के विस्तार से न केवल इन्वेस्टमेंट आएगा बल्कि भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश गुजरात और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बनाएगा। आज दुनिया हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार इस सेक्टर के विकास के लिए आवश्यक पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाने में तत्परता से जुटी हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को हटाया, एक अधिकारी को बिल्डिंग से बाहर निकलवाया। जी हां दोस्तों, ट्विटर के नए मालिक बनते ही एलन मस्क ने इस सोशल मीडिया कंपनी के 4 शीर्ष अधिकारियों को हटा दिया है। इनमें भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल, कानूनी मामलों के अधिकारी विजय गड्डे, मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सहगल और जनरल काउंसिल सियाज एजेंट हैं। मामले से परिचित लोगों के अनुसार सियान एजेंट को इमारत से बाहर निकाला गया है। सियान साल 2012 से इस कंपनी से जुड़े हुए थे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कंपनी का मालिक बनने के साथ ही मस्क का पहला मकसद नेतृत्व बदलना है। शेयरधारकों को प्रति शेयर $54.20 का भुगतान किया जाएगा और ट्विटर अब एक निजी कंपनी के रूप में काम करेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका की डेलावेयर कोर्ट ने एलन मस्क और ट्विटर की कानूनी लड़ाई पर कुछ समय के लिए विराम लगाते हुए ट्विटर खरीद की डील को पूरा करने के लिए एलन मस्क को 28 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक का समय दिया था, जिसे उन्होंने अब पूरा कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पूर्व सीएम शंकर सिंह बाघेल के बेटे कांग्रेस में शामिल, कहा मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगी। जी हां दोस्तों, गुजरात के दिग्गज राजनेता और पूर्व सीएम शंकर सिंह बाघेल के बेटे महेंद्र सिंह बाघेल शुक्रवार को पार्टी नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले महेंद्र सिंह बाघेल, जो उस समय बयाद के विधायक थे, उन्होंने पिता के साथ पार्टी छोड़ दी थी। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने स्टेट यूनिट के कार्यालय में महेंद्र सिंह बाघेल का पार्टी में स्वागत किया। मीडिया को संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह बाघेल ने कहा कि मैं नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। मैं कभी भी भाजपा में सहज नहीं था, हालांकि मैं भाजपा में शामिल हो गया था। पिछले 5 वर्षों में मैंने कभी भी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। अब मैं कांग्रेस में वापस आ गया हूं और पार्टी के लिए काम करूंगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिवराज सरकार की बढ़ेगी मुश्किल, शराबबंदी पर उमा भारती ने अपनाए कड़े तेवर, दी यह धमकी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती के राज्य में शराबबंदी को लेकर लगातार तल्ख तेवर अपनाते हुए अब बार बार जहां अयोध्या आंदोलन को याद कर रही है, तो वहीं वो कह रही है कि ओरछा में जो घटेगा वह पूरे मध्य प्रदेश के लिए उदाहरण बनेगा। दरअसल बीजेपी की फायर ब्रांड नेता मानी जाने वाली उमा भारती ने कुछ दिन पहले बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा में एक शराब दुकान पर गोबर फेंका था। इस घटना के बाद शराब की दुकान बंद कर दी गई, लेकिन भाई दूज के दिन यह दुकान फिर खुल गई। उमा भारती इस दुकान को खुला देख भड़क गई। उन्होंने 27 अक्टूबर को पूर्व ट्वीट पर कहा था कि मुझे अयोध्या बहुत याद आई। लोकसभा की 2 सीटों से लेकर अयोध्या ने हमें 2 बार केंद्र में अपने बहुमत से सरकार बनाने की हैसियत प्रदान की है। जब ढांचा गिरा वह गैर कानूनी कृत्य माना गया, हम सब अपराधी माने गए और वहीं अंत में हमारे अपराध पर आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि ओरछा की यह देशी विदेशी शराब की दुकान मुझे प्रेरणा देती है कि यहाँ जो घटेगा वह पूरे मध्य प्रदेश के लिए उदाहरण होगा। देखते हैं क्या होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीनी कंपनी Xiaomi का फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस हुआ बंद। भारत में MI पे और MI क्रेडिट ऐप को प्ले स्टोर से हटाया गया। जी हां दोस्तों, चाइनीज स्मार्टफोन मेकर Xiaomi ने लॉन्च के 4 साल बाद भारत में अपना फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस बंद कर दिया है। Xiaomi इंडिया के प्रवक्ता ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनुअल स्ट्रेटेजिक असेसमेंट एक्टिविटी के हिस्से के रूप में और हमारे कोर बिजनेस सर्विसेज पर फोकस करने के लिए हमने MI फाइनेंशियल सर्विसेज को बंद कर दिया है। कंपनी के MI पे ऐप से यूजर्स को बिल पेमेंट और फंड ट्रांसफर की सुविधा मिलती थी। अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की वेबसाइट पर थर्ड पार्टी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऐप की लिस्ट से इसे हटा दिया गया है। Xiaomi ने यूजर्स को क्विक लॉस के लिए लेंडिंग फर्म्स के साथ जोड़ने वाले अपने ऐप MI क्रेडिट और MI पे दोनों को लोकल प्ले स्टोर और अपने ऐप स्टोर से हटा लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर, अगले 3 दिनों में बेहद खराब होने की है संभावना। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बीते कुछ दिनों से बेहद खराब बनी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में इसके और भी खराब स्तर पर पहुंचने की आशंका बताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो सकती है। लिहाजा इसे लेकर एक हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है। दिल्ली के आनंद विहार में शाम 4 बजे वायु की गुणवत्ता 455 थी, जिससे यह यहाँ का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखी पाकिस्तान सीमा से सटे किसानों की समस्याएं। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के आगे पंजाब के कई मसले रखे। भारत पाकिस्तान सीमा बाढ़ के निकट किसानों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक गौर करने का आग्रह किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यहां गृह मंत्री के 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दौरान मान ने शाह से सीमा बाढ़ और वास्तविक सीमा के बीच की दूरी को कम करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों को इससे लाभ सुनिश्चित करने के मकसद से दूरी को मौजूद 1 किलोमीटर के बजाय घटाकर 150 से 200 मीटर तक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे एक और भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा और दूसरी ओर देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्थिक मंदी की चपेट में आएगा चीन। IMF ने एशिया की विकास दर को घटाया, दी बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, यूरोप और US में आर्थिक मंदी की आशंका के बीच एशियाई देशों के लिए चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एशिया की आर्थिक विकास दर भी धीमी रहने की संभावना जताई है। IMF ने कहा है कि यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रतिद्वंदी व्यापारिक ब्लॉकों में बढ़ जाती है तो एशिया विशेष रूप से बड़े नुकसान की चपेट में आ जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चीन की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया है। वहीं कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते एशिया की आर्थिक विकास दर में कटौती की है। IMF ने एशिया की संभावित विकास दर को कम करते हुए 2022 में से 4% कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, छठ पूजा 2022, छठ पर दिल्ली में रहेगा ड्राई डे, यमुना में झाग से टेंशन में LG, सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही छठ के दिन यानी कि 30 अक्टूबर को दिल्ली में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा LG ने केजरीवाल से पत्र में दिल्ली में यमुना के पानी में झाग को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने उपराज्यपाल को निर्देश दिया है कि ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी की वह छठ पर घाटों की साफ सफाई का खास ध्यान रखे। उपराज्यपाल ने पत्र में लिखा है कि कोरोना के बाद पहली बार छठ पूजा का आयोजन इतने बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा 840 से ज्यादा
छठ घाट तैयार किए गए हैं। बड़ा त्योहार है, भारी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, इसलिए तैयारियां भी उसी हिसाब की जाएं। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और किसी भी स्तर पर कोई कमी तैयारियों को लेकर न रह जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया कोई 30 मार खान नहीं, वो अगले हफ्ते वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। पाक की हार के बाद शोएब अख्तर का बयान। जी हां दोस्तों, गुरुवार को पर्थ में जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी गेंद पर मैच हार गया। इस हार के बाद पूर्व क्रिकेटर और फैंस पाकिस्तान टीम की खूब आलोचना कर रहे हैं। वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनिस और मिसबाह उल हक जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम को आड़े हाथों लिया है। इसके अलावा पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी बार बार आजम की टीम पर तीखा हमला किया, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया पर भी एक भविष्यवाणी कर डाली, जिसके बाद फैंस रावलपिंडी एक्सप्रेस पर भड़क गए। शोएब अख्तर ने कहा कि सुपर 12 राउंड के बाद पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगी, लेकिन भारतीय टीम का भी सफर सेमीफाइनल में समाप्त हो जाएगा। टीम इंडिया सेमीफाइनल हारने के बाद स्वदेश लौट जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि बाबर आजम की टीम इसी हफ्ते पाकिस्तान लौट जाएगी, जबकि भारतीय टीम अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया से रवाना होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय टीम कोई 30 मार खा नहीं है, लेकिन हमारी टीम बहुत खराब है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पर जानलेवा हमला, घर में घुसकर बुरी तरह पीटा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पॉल पेलोसी पर जानलेवा हमला हुआ है। उनके सैन फ्रांसिस्को वाले घर पर एक अज्ञात शख्स ने जबरन घुसकर पॉल के साथ मारपीट की। इस हमले में वे जख्मी हो गए हैं। यह घटना शुक्रवार सुबह की बताई जा रही है। अभी के लिए मामले की जांच तो शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आखिर किसने पॉल पेलोसी पर यह जानलेवा हमला किया। वो कौन शख्स था जिसने पहले पॉल के घर में जबरन एंट्री की और फिर उन्हें बुरी तरह पीटा। घटना को लेकर नैन्सी पेलोसी या उनके पति की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सिर्फ उनके प्रवक्ता ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में फोटो की राजनीति, आरजेडी नेता ने कहा नोट पर हो कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव की तस्वीर, बीजेपी का जोरदार हमला। जी हाँ दोस्तों, बिहार में अब फोटो वाली राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार ने मांग की है कि भारतीय करेंसी पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जननायक कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय करेंसी को लालू ही ऊपर उठा सकते हैं। जिस तरह भारतीय रेलवे को घाटे से निकालकर तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने मुनाफे में बदल दिया था, उसी तरह अगर डॉलर के मुकाबले करेंसी को मजबूत करना है तो करेंसी पर एक और गांधी जी का फोटो रहे, लेकिन दूसरी ओर कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगनी चाहिए। ऐसा करने से करेंसी में जो गिरावट आ रही है वह रुक जाएगी। दोस्तों भाई अरुण कुमार ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह भारतीय करेंसी को उठाने के लिए नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगाने की मांग की है, उसी तरह उनकी भी मांग है कि नोट पर एक तरफ गांधी जी तो दूसरी तरफ लालू और जननायक कर्पूरी ठाकुर का फोटो रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेजी में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 203 अंक बढ़कर 59,950 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 अंक चढ़ा, मारुति और रिलायंस टॉप गेनर रहे। जी हां दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों से शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 203 अंकों की तेजी के साथ 59,959 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 50 अंक बढ़कर 17,786 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में तेजी देखने को मिली, वहीं 10 शेयरों में गिरावट रही। मारुति, रिलायंस, अपोलो हॉस्पिटल, एनटीपीसी, हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओएनजीसी, कोल इंडिया समेत 30 शेयर्स निफ्टी 50 के गेनर्स रहे। टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, सन फार्मा, ग्रासिम, डिविस लैब, हिंडाल्को, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील समेत 19 शेयर्स निफ्टी के लूजर रहे। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के एक शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सत्येंद्र जैन की जमानत पर अब 5 नवंबर को होगी सुनवाई, 12 जून से तिहाड़ जेल में है बंद। जी हां दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 5 नवंबर को होगी। सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कोर्ट से जैन को जमानत देने की मांग की है। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा है कि जैन किसी कंपनी के मालिक नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। जैन के वकील ने कहा कि उनका क्लाइंट बेगुनाह है, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी मामला नहीं
बनता है। जैन जमानत के हकदार हैं। कोर्ट ने जैन के वकील की दलील सुनने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर का समय दिया है। 5 नवंबर को जैन की जमानत याचिका पर परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने वकील भी अपना पक्ष अदालत के सामने रखेंगे। ईडी के वकील भी अपना पक्ष अदालत के सामने रखेंगे। सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ससुर की सलाह पर राजनीति में आए सुनक, कहा पॉलिटिक्स से दुनिया में छाप छोड़ सकोगे। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के पहले भारतवंशी और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पॉलिटिक्स में आने की वजह बताई। सुनक ने बताया कि मेरे ससुर और इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक दिन मुझसे कहा कि अगर आप बिजनेस के बजाय राजनीति में अपना करियर बनाते हैं तो दुनिया पर ज्यादा बेहतर छाप छोड़ सकते हैं। बस यही सुझाव था और आज मैं राजनीति के शीर्ष पर हूं। सुनक ने ससुर नारायण मूर्ति और सास सुधा मूर्ति की भी तारीफ की। सुनक ने कहा कि आखिर एक ऐसा इंसान जो दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियों में शुमार इन्फोसिस का फाउंडर है, जिसने सैकड़ों हजारों लोगों को नौकरी दी, वो इसी बातें करते हैं। मेरा यही मानना था कि राजनीति से अच्छा तो बिजनेस है, जिसके माध्यम से अगर सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। वह हमेशा मेरे पीछे मजबूती के साथ खड़े रहे, मुझे प्रोत्साहित करते रहे, इसलिए आज मैं ब्रिटेन की राजनीति के सबसे ऊंचे मुकाम पर हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तीसरे दिन भी थैंक गॉड पर भारी पड़ी राम सेतु। आने वाला वीकेंड दोनों फिल्मों के लिए काफी अहम, कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार स्टारर राम सेतु ने अपने रिलीज के तीसरे दिन करीब 8.75 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस तरह फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 34.45 करोड़ हो गया है। हालांकि दोस्तों फिल्म ने उम्मीद के हिसाब से कमाई नहीं की है, फिर भी साथ में रिलीज हुई फिल्म थैंक गॉड की तुलना में इसके आंकड़े बेहतर हैं। थैंक गॉड ने 3 दिनों में करीब 18 करोड़ की कुल कमाई की है। इसके तीसरे दिन की कमाई 4.15 करोड़ रही। थैंक गॉड के आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये एक कॉमेडी जेनर की फिल्म है। साथ ही ऑडियंस के बीच में इसका रेस्पॉन्स भी ठीक ठाक है। आने वाले वीकेंड में दोनों फिल्मों की कमाई बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रेंड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राम सेतु का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शेयर करते हुए लिखा कि राम सेतु मास सर्किट में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, इसलिए इसके नंबर्स बेहतर है। आने वाला वीकेंड बहुत अहम होने वाला है। मंगलवार को 15.25 करोड़, बुधवार को 11.5 करोड़, गुरुवार को 8.5 करोड़ से ज्यादा। इस तरह टोटल इस फिल्म ने अब तक कुल 35.40 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वहीं दोस्तों थैंक गॉड की बात करें तो थैंक गॉड ने 3 दिनों में केवल 18.25 करोड़ रुपए की ही कमाई की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अवार्ड के लिए उतावले दिखे सूर्या। ट्रॉफी मिलने वाली थी, पहले ही कहा लाओ यहां दे दो। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को भारत ने नीदरलैंड के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक जमाए। इस जीत के साथ टीम इंडिया ग्रुप 2 में पहले पायदान पर आ गई है। अब उसके लिए सेमीफाइनल की राह ज्यादा आसान हो गई है। सूर्या ने 207 के स्ट्राइक रेट से 25 गेंदों में 51 रन की धमाकेदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। अवार्ड लेने से पहले सूर्या उतावले दिखे। दरअसल जब इसका ऐलान हुआ तो मजाक में ही सही सूर्या ने प्रेजेंटर से कहा कि लाओ भैया दे दो। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों अवार्ड सेरेमनी में यादव ने कहा कि जब मैं विकेट पर पहुंचा तो हालात बेहतर थे, हमारा फोकस सिर्फ रन बटोरने पर था। इसका फायदा यह होता है कि हमारे बॉलर्स उसे आसानी से डिफेंड कर सकते हैं। जहां तक विराट के साथ बैटिंग का सवाल है तो यह साफ है कि हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, उसके साथ बैटिंग का मजा ही कुछ और है। हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन भी शानदार है, लिहाजा चीजें आसान हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश भर में पुलिस यूनिफॉर्म एक जैसी हो, पूर्व गृह मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी का सुझाव। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के पुलिस कर्मियों के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म पॉलिसी का सुझाव दिया है। पीएम हरियाणा के सूरजकुंड में गुरुवार को चल रहे गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर के समापन समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। दोस्तों प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों से कहा कि पुलिस के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म केवल एक विचार है, मैं इसे आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस इस पर विचार करें। हो सकता है कि इसमें 5 साल या 50 से 100 साल लगे, लेकिन हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। थानों के ऊपर 20 मंजिल बिल्डिंग बना दे, सुरक्षा बना दे, ताकि पुलिस थाना आधुनिक हो जाए और उसी के ऊपर रहने की व्यवस्था बन जाए। हर शहर में 20 से 25 थाने ऐसे होंगे जिन्हें सुधारा जा सकता है, ताकि कोई पुलिस वाला 20 से 25 किलोमीटर दूर जाकर घर न ले। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिविर में फेक न्यूज पर भी
भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इसके इस्तेमाल में सावधानी भी जरूरी है। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में तूफान ला सकती है। लोगों को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है कि कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले सोचें। जो भी संदेश आपके पास आए उसे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर परख लें। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का कौन सा खिलाड़ी इस वक्त T20 की बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है भारतीय बल्लेबाजों में से? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस भारतीय बल्लेबाज का नाम है जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए T20 के शीर्ष स्थान पर है, तो जल्दी से उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।